हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश और मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ हेरिडिटी चैप्टर का वन शॉट वीडियो। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोगों को क्या करना है, वो ध्यान से ये वीडियो देखना है और फिर उसके बाद इस चैप्टर के लिए कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। इसका आधा चैप्टर तो ऑलरेडी कट चुका है, तो ये ऑलरेडी इजी हो चुका है। हमको आधा ही चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, पहले वो देख लिया जाए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हेरिडिटी क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमको पते नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम चीजें समझ नहीं पाएंगे। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, एक्सपेरिमेंट्स पे क्या क्या उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, वो सारी चीजें समझेंगे। और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो टाइप के क्रॉस कराए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों क्रॉस के बारे में समझेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। जो बेबी पैदा होने वाला है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है वो समझेंगे। और इससे भी लास्ट एक टॉपिक मैंने ऐड किया है इसमें, वो है क्या, वो है ब्लड ग्रुप का। ठीक है, कभी कभी किसी स्कूल में पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर अपना। चलिए, तो हेरिडिटी, सबसे पहले चैप्टर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मीनिंग यही हो गया कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उस ऑर्गेनिजम्स के सारे कैरेक्टर्स कोडेड फॉर्म में उसके पैदा होने वाले बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है हेरिडिटी। सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने समझा। क्या समझा? जब रिप्रोडक्शन होती है तो ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स कोडेड फॉर्म में उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो यही जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, वही क्या होते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है हेरिडिटी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो यही जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, है ना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, है ना, पैदा होने वाले बेबी में, तो वही कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी बॉडी किस तरीके से डेवलप हो, है ना। आप लोगों ने देखा है लॉयन का बच्चा लॉयन ही की तरह क्यों दिखता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान लॉयन के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके अपने बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं, तभी उसका जो डेवलपमेंट है वो लॉयन की तरह होता है ना। उसका अपीयरेंस भी लॉयन की तरह है और वो बड़ा होकर लॉयन ही बनता है सेम तरीके का। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के दौरान कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स वो ट्रांसफर होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। ये देखो, मुर्गी के बच्चे कैसे होते हैं? मुर्गी की तरह ही होते हैं बड़े होके। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं उसी कैरेक्टर्स के हिसाब से उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है। और उनका बॉडी का डेवलपमेंट किसकी तरह होता है? मुर्गी की तरह ही होता है। ठीक है, समझ में आया क्या सिग्निफिकेंस है कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, है ना। कैरेक्टर्स क्यों ट्रांसफर होता है, कितना जरूरी है। नहीं होगा तो पता चला लॉयन का बच्चा है और ये बकरी बन गया, कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर हुए, है ना। तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे तभी तो वो उसका जो डेवलपमेंट है बेबी का अपने पेरेंट्स की तरह होगा। ठीक है, समझ में आ गया इसकी इंपॉर्टेंस। अब ये तो हमने समझ लिया यहां पर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरी बात यहां पर है, दूसरी बात है वेरिएशन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान, अभी आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशंस देखे जाते हैं, है ना। ऑफस्प्रिंग में अपने पेरेंट्स के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स के अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो उनके बच्चों का डेवलपमेंट उनकी तरह हो पाता है। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
ठीक। और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर्स तो होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। सेम टू सेम कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते, कुछ माइनर से वेरिएशंस भी होते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी वेरिएशंस की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल्स, किसी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन्हीं वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, ठीक। तो यहां पर क्या है वेरिएशन, द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं ना। अभी देखिए, दो भाई होंगे तो वो भी एकदम एक जैसे नहीं दिखेंगे, है ना, जब तक कि वो क्या है, ट्विंस ना हो, एक जैसे नहीं दिखते, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं उनमें, है ना, या तो अपीयरेंस वाइज कोई वेरिएशन होगी, या तो उनकी जो हैबिट है वो वेरी करेगी, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होता है। तो वही वेरिएशंस क्या होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वेरिएशंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड क्या, वेरिएशन। ठीक है, ओके। तो हमने क्या समझ लिया, हेरिडिटी क्या होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस होते हैं उसके वो कैसे होते हैं, है ना। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे वेरिएशंस का। ठीक, और स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी और यही रिप्रोडक्शन के दौरान जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है अपने ऑफस्प्रिंग में, है ना, वो और इस कैरेक्टर्स का ट्रांसफर के दौरान जो वेरिएशंस आते हैं, इन दोनों की स्टडी को ही क्या बोला जाता है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की ही जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक, तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, ये हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हमने समझ ली यहां पर। ठीक है, अब वेरिएशन का देखो, एक मैंने यहां पर पिक्चर डाली हुई है ना। देखिए, जैसे ये क्या है, काऊ है, ये भी काऊ है ना, लेकिन यहां पर देखिए कलर में कितना डिफरेंस है ना। इसके ऊपर ग्रीन पैचेस है, इस काऊ के ऊपर, ये काऊ व्हाइट कलर की है ना। कुछ वेरिएशंस हुआ, ये वेरिएशन क्यों हुआ, है ना। ये वेरिएशंस जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उस दौरान वेरिएशंस हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे चलिए। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेरिएशन हमने रिप्रोडक्शन में भी हमने वेरिएशंस पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, उसकी क्या होती है, सबसे पहले डीएनए की कॉपी होती है ना। डीएनए कॉपीइंग का एक प्रोसेस होता है। इसी डीएनए कॉपीइंग के दौरान कुछ इनएक्यूरेसीज की वजह से ये जो अरेंजमेंट है कैरेक्टर्स का, उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाता है, वही वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पता चला वेरिएशंस आते क्यों हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डीएनए कॉपीइंग का स्टेप होता है। इस डीएनए कॉपीइंग में कभी कभी क्या होता है, इनएक्यूरेसीज की वजह से कुछ एरर आ जाते हैं, है ना, या जो कॉपी में डीएनए कॉपी का जो प्रोसेस है इसमें इनएक्यूरेसीज होती हैं, छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं, है ना, थोड़े बहुत रीअरेंजमेंट जो है जीन्स के वो इधर उधर हो जाते हैं। इसी की वजह से आने वाले ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस देखे जाते हैं। समझ में आ गया। अभी देखिए यहां पर, व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो द माइनर वेरिएशंस, ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग। तो वेरिएशंस क्यों होते हैं, इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपीइंग की वजह से वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, वेरिएशंस क्या होते हैं समझ लिया, क्यों होते हैं समझ लिया। ठीक है, ठीक। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं, बट ज्यादा होते हैं कहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ये ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर दो
दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के गैमीट के फ्यूजन से ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए यहां पर वेरिएशंस ज्यादा देखे जाते हैं। कहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से ये जब जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशंस ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इन्हीं की वजह से एवोल्यूशन होता है, नई नई स्पीसीज क्या होती बनती हैं, और कुछ स्पीसीज जो है उसमें एडवांस कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं। समझ में आ गया? तो ये वेरिएशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? इन्हीं वेरिएशंस की वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और कुछ स्पीसीज जो है उनमें कुछ एडवांस कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं इन्हीं वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, ये क्या है? ये है हॉर्स। क्या है? ये हॉर्स है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये लाखों साल पहले ये जो हॉर्स था ये कैसा था? ऐसा, ये देखिए, है ना, एक डॉग के साइज का और लगभग उसी के शेप का भी था ये हॉर्स। लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम पीरियड, जो टाइम बीतता गया, इनमें थोड़े बहुत क्या हुए, वेरिएशंस होते गए, आने वाले जनरेशंस में वेरिएशंस होते गए, और वो जो यूजफुल वेरिएशंस हैं, है ना, वो कैरेक्टर्स हैं, वो और फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर होते गए। अब धीरे धीरे देखिए इसमें वेरिएशंस होते गए, एडवांस कैरेक्टर डेवलप होते गए, और आज देखिए प्रेजेंट टाइम में हॉर्स कैसा है बताइए? पहले इनके पैरों में क्या होते थे? उंगलियां पाई जाती थी, पैरों में उंगलियां पाई जाती थी, है ना, तो वो तेज दौड़ने में हेल्पफुल नहीं थी, तेज नहीं दौड़ सकते थे उससे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उंगलियां मर्ज होती गई, और आगे चल के सिर्फ यहां पर एक टो पाया जाता है, एक ही टो पाया जाता है एक पैर में, तो वो दौड़ने में वो क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, और उनका शेप, पहले उनकी गर्दन भी देखिए छोटी थी पहले, आगे चल के बड़ी हो गई, है ना, और शेप भी उनका कैसे था? पहले फ्लैट था, ये देखिए। ठीक है, एक ही लेवल में थी उसकी पूरी बॉडी, लेकिन आगे चल के ये बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया जो इसको दौड़ने में हेल्प देती है चीज, ये जो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको दौड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हो पाई? ये यहां से इस हॉर्स में कैसे डेवलप हो पाया? ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं, उन्हीं वेरिएशंस की वजह से ये इनका डेवलपमेंट हो पाया। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव से एडवांस फीचर्स इसके पास आ गए, जिससे ये तेज दौड़ सकता है, सीधा खड़ा हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें ये और भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था वेरिएशन के क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है ना, उसको बताता है ये। अगर वेरिएशंस नहीं होते तो क्या होता? हॉर्स आज भी ऐसे ही रहता, समझ में आ गया? तो ये वेरिएशंस कितने हेल्पफुल हैं, क्यों होते हैं? इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। ठीक है, और ये वेरिएशंस कम होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ज्यादा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमारा भी डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, लाखों साल पहले कैसे थे हम लोग? इस तरीके से थे ना, फिर ओवर द टाइम डेवलपमेंट होता गया, वेरिएशंस होते गए, और जो वेरिएशंस हैं वो ट्रांसफर होते गए जनरेशन टू जनरेशन। और आज कैसे हैं हम लोग? देखिए कितने एडवांस, कितने स्ट्रेट, है ना, और जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर गई है ना, है कि नहीं? तो ये सब किसकी वजह से? ये सब वेरिएशंस की वजह से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, सम वेरिएशंस आर यूजफुल, कुछ वेरिएशंस क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए, जब हम लाखों साल की बात करते हैं, तो क्या लाखों साल तक जो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है ना, क्या सेम रहा है? क्या सेम रहा है? नहीं, सेम नहीं रहा है। वो भी क्लाइमेट भी कंटिन्यूसली, जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, ओवर द टाइम। तो उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सर्वाइव कर पाए, वो भी किससे पॉसिबल हो पाता है? इन्हीं वेरिएशंस की वजह से। ठीक है,
समझ में आ गया? तो कितने वेरिएशंस के कितने मेन जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिए कितने, एक तो ये एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस होते हैं एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, नई स्पीसीज की एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और एडवांस कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। 3 चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ वेरिएशंस यूजफुल होते हैं जो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और कुछ वेरिएशंस डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम द एक्सटिंक्ट। तो कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल नहीं होते हैं, जिस ऑर्गेनिजम्स में वो वेरिएशन आ जाते हैं तो वो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए, वो उसको मर भी सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेरिएशंस हैं जो हेल्पफुल नहीं होते हैं, वो भी केसेस देखे जाते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर हमने वेरिएशंस देखा, यहां क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यही वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और कंटिन्यूसली ये एक्यूमुलेशन की वजह से ये क्या करते हैं, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, एडवांस कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। समझ में आ गया? आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। अब ट्रेट्स मतलब क्या होता है? ट्रेट्स मतलब होते हैं, ये होता है कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को ट्रेट्स बोला जाता है, ठीक है, ठीक। तो क्या है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने सेल पढ़ा हुआ है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म जो उसका होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इन्हीं जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स जीन के फॉर्म में कोडेड होते हैं, सारे कैरेक्टर्स इन्हीं जीन्स या क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कोडेड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो फीमेल पेरेंट्स होती है वो क्या करती है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, और मेल पेरेंट मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों गैमीट्स जब मेल और फीमेल के गैमीट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ कैरेक्टर्स मेल से आ रहे हैं, और वही जो जाइगोट बना, वही जाइगोट आगे चल के क्या करता है, ऑस्प्रिंग या बेबी का फॉर्मेशन करता है ना। तो यहां जो जाइगोट बन रहा है उसमें देखिए कुछ कैरेक्टर्स तो मदर से आ रहे हैं, है ना, मदर गैमीट से, कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं फादर के गैमीट से आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब दो इंडिविजुअल से कैरेक्टर्स वहां पर क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, और पैदा होने वाले ऑस्प्रिंग के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है इसका क्या, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स कहां होता है, जीन्स होता है डीएनए में, और डीएनए कहां होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स में, और डीएनए होते हैं कहां पर, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, ठीक। और क्रोमोसोम्स कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इतना सारा अभी कंफ्यूजन को भी दूर कर देंगे कि क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, अभी सब दूर हो जाएगा अभी, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर contributes equal amount of genetic materials to the child, ठीक है। तो इस रूल्स के अंदर क्या है कि यहां पर मदर और फादर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइल्ड के फॉर्मेशन में। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स। तो हर एक कैरेक्टर्स के लिए यहां पर 2 ऑप्शन है। फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 ऑप्शन है हर कैरेक्टर्स के लिए। जैसे अगर हाइट वाली कैरेक्टर की बात करें तो हाइट वाले कैरेक्टर का एक तो जीन आया है कहां से, फादर से, एक जीन आया है कहां से, मदर से, है ना। तो हाइट के कैरेक्टर के लिए 2 जीन प्रेजेंट है ना, 2 जीन प्रेजेंट है
है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है, ईच ट्रेट देयर आर टू फैक्टर्स, वन फ्रॉम द फादर एंड द वन फ्रॉम द मदर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, किस तरीके की सारी चीजें जो हैं, ये किसने एक्सपेरिमेंट्स करके निकाली? ये निकाली किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल, बायोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, जिनको क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी प्लांट्स। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट्स किया किस प्लांट को लेके? जो पी मटर का प्लांट्स होता है ना, उसको लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डिटरमाइन किया क्या? रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, तो अभी जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, वो किसकी देन है? ग्रेगर जॉन मेंडल की। इन्होंने ही अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी ऑब्जर्वेशंस पे ये सारी चीजें हमको बताई, वो लिखी, जिससे हमको ये सारी चीजें पता चली। ठीक है, ओके, समझ में आ गया रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या था, कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें हमने यहां पर समझी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए क्या होता है लोकेटिंग ऑफ जीन। जीन कहां पर प्रेजेंट होता है? देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर है ना, सेल का स्ट्रक्चर भूले तो नहीं हो, 9th में पढ़ा है ना, भूले तो नहीं हो ना? ठीक है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है वो होता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स बना किससे होता है? क्रोमोसोम्स देखिए ये डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? ये देखिए डीएनए दिख रहा है ना आप लोगों को, क्रोमोसोम्स डीएनए से बना होता है। और जीन क्या होता है? एक डीएनए को अगर मैं खोल के यहां रख दूं तो एक फंक्शनल यूनिट, एक सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट जिसके पास किसी प्रोटीन के लिए कोड प्रेजेंट होता है, किसी प्रोटीन के लिए इसमें कोड होता है, उसी को बोलते हैं जीन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, अब एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर का कोड उसके अंदर कोडेड होता है। समझ में आ गया? तो ये है, ये पूरा जो थोड़ी बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन थी, आई होप यहां से दूर हो जाएगी। ठीक है, ये यहां पर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स सेल डिवीजन के दौरान क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो एक यूनिट जिसके पास एक कैरेक्टर के लिए कोड होता है, उसी को बोलते हैं क्या? जीन। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड की। ठीक है ना? तो ग्रेगर जॉन मेंडल बायोलॉजिस्ट थे। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देयरफॉर ही कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने ही इनहेरिटेंस की थ्योरी का फॉर्मेशन किया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किए थे? गार्डन पी पे परफॉर्म किए थे, मटर के पौधे को लेके उस पे एक्सपेरिमेंट अपने किए थे। क्यों किए थे वो भी आगे पढ़ेंगे। एंड फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ जेनेटिक्स विच एक्सप्लेन्स द मैनर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बनाया लॉज ऑफ जेनेटिक्स, जिससे हमको पता चलता है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? His experiments finding was published in the journal 1966। तो इन्होंने इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो 1966 में एक जर्नल में पब्लिश हुए थे। ठीक है, एक जर्नल में पब्लिश हुए थे। कब? 1966। ठीक है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब इन्होंने इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो पब्लिश हुआ, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा किसी ने उसको
ध्यान नहीं दिया, ना किसी ने उसको अहमियत दी। लेकिन ओवर द टाइम जब 20-30 सालों के बाद 20-30 सालों के बाद कुछ लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ा, बारीकियों को जाना, तब उनको पता चला कि ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट और कितनी बड़ी फाइंडिंग्स ये दे के चले गए। जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इनकी जो थ्योरी थी, वो पॉपुलर हुई। वो तब जाके लोगों ने उसको क्या किया, ध्यान दिया, उसको पढ़ा, और तब ये थ्योरी क्या होगी, पॉपुलर हुई। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कितने महान बायोलॉजिस्ट थे, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अब यहां से स्टार्ट हो जाएंगी। क्या है, देखिए, वाई पी प्लांट्स। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया? और भी प्लांट्स ले सकते थे, ठीक है। अगर उन्होंने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया है तो कुछ तो चीजें होंगी जिसकी वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, है ना। क्या क्या चीजें थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किन वजहों से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये जो पी प्लांट है वो कैसा है, वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब उस पे मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ये भी टर्म याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके। और दूसरा रीजन ये हो गया कि जब ये बाइसेक्सुअल हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, है ना। एक ही प्लांट खुद ही क्या कर सकता है, अपने आप भी पॉलिनेशन कर सकता है। तो इससे और इजी हो जाता है, किसी और प्लांट पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है ना। एक ही प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को चला सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगला रीजन ये है कि इसके पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब 7 ऐसे कैरेक्टर्स के पास थे मटर के पौधे के पास, जो इजिली ऑब्जर्व किए जा सकते। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट में कौन सा कैरेक्टर कब डेवलप हो रहा है आसानी से देखे जा सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकते हैं, है ना। ये रीजन था। अगला रीजन ये था कि जो ये पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन है वो काफी छोटी होती है, लगभग 3 से 4 महीने में इसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब इतनी छोटी लाइफ स्पैन की वजह से एक साल में कम से कम वो क्या कर सकते हैं, 3 से 4 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक रीजन ये भी था। अगर कोई ऐसा प्लांट ले लेते जिसका लाइफ स्पैन ही समझ लीजिए 5 साल या 10 साल हो, तो वो कितने 10 साल में या 5 साल में एक ही एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, है ना। यहां पर उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके जो भी ऑब्जर्वेशंस आती थी उसको वो क्या करते थे, एक बार रीचेक भी कर लेते थे, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कितना है, छोटा है। ठीक है, ठीक। तो क्या क्या थे, मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। ये प्लांट्स कैसा था, बाइसेक्सुअल था। दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग था, है ना। एंड द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजिली बी परफॉर्म्ड। तो यहां पर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। जैसे दो प्लांट अगर दूर दूर हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही होगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, द डिफरेंट फिजिकल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड इजी। इनके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो इजी थे रिकॉग्नाइज करना और उनको स्टडी करना। ठीक है, और दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, लिमिटेड विजिबल कैरेक्टर्स एंड आर इजियर टू मेंटेन। ठीक है, और इसको मेंटेन करना भी काफी इजी था। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पी प्लांट के पास जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहां से भी इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। एक तो पहला क्या था,
सीड का शेप, सीड का शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है, रिंकल्ड है या राउंड है, ठीक है, पहला कैरेक्टर ये हो गया। दूसरा सीड का कलर, सीड का कलर कैसा है, येलो है या ग्रीन है, ठीक है। और पॉड का शेप, मटर का जो पॉड होता है उसका शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड मतलब एकदम प्लेन फूला हुआ, या कंस्ट्रिक्टेड, या कंस्ट्रिक्टेड जिसपे उसके जो राउंडेड सीड्स होते हैं उसका जो डिजाइन भी बना होता है पॉड्स पे, वैसा कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और चौथा है पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है, ठीक है। फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर पर्पल है या वाइट है, और फ्लावर की लोकेशन क्या है, फ्लावर की लोकेशन, जब फ्लावर ऊपर होता है सिर्फ तो उसको बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर, जब साइड साइड से निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्सियल फ्लावर। और प्लांट का साइज, प्लांट का साइज टॉल है या शॉर्ट है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे, ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7, ये 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, वैसे यहां जरूरत तो नहीं है बताने की, ये जो ऊपर वाले सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे प्लांट्स के, पी प्लांट्स के, तो कौन कौन से थे, एक तो सीड का शेप कैसा था, सीड का कलर कैसा है, पॉड का शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर की लोकेशन क्या है, और प्लांट की हाइट क्या है, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आगे के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनके मतलब हमको पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके सारे टर्म्स जो हैं उसको हम समझते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज द केमिकल नेम ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, एक उस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम है जो सारे इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारे इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, कैरी करता है, दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, या ऑल इंफॉर्मेशंस, कैरेक्टर्स, ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओके। तो डीएनए समझ में आ गया। जीन हमने वहां पर समझ लिया था, जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, है ना, जिसके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के कोड होते हैं, है ना, या प्रोटीन होते हैं, है ना। जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है, एक बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, क्योंकि कैरेक्टर्स जीन्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन्स भी डीएनए के बने होते हैं, क्यों, क्योंकि जीन्स भी तो डीएनए का एक सेगमेंट है, बिल्कुल है। इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप और फंक्शंस, ठीक है। ये क्या है, डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट है और इसके पास एक पर्टिकुलर कोड होते हैं किसी कैरेक्टर्स के या किसी फंक्शंस के, ठीक, ओके। डीएनए समझ लिया, जीन समझ लिया, आ जाते हैं एलील्स। अब एलील्स क्या है, बहुत कंफ्यूजन होती है जीन और एलील्स में, बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए एलील्स भी एक तरीके का जीन ही है, ठीक है, लेकिन इसको एलील्स क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आधे कैरेक्टर आते हैं मदर से, आधे कैरेक्टर आते हैं फादर से, ठीक है। तो मान लीजिए जो हाइट का कैरेक्टर है, हाइट का जो जीन है वो मदर से भी आएगा, फादर से भी आएगा ना। तो जो हाइट का जीन है
वो मदर से भी आ रहा है, फादर से भी आ रहा है, और जाके फ्यूज हो रहा है तो क्या बना रहा है, गैमीट बना रहा है। तो जो गैमीट बना उसके अंदर हाइट के दो जीन हैं, एक मदर वाला एक फादर वाला। तो हाइट के दो ऑप्शंस हैं, हाइट के लिए जीन के दो ऑप्शंस हैं। तो यही सेम कैरेक्टर्स के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म होता है डीएनए, अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन का, उसी को बोलते हैं एलील्स। जो अल्टरनेट फॉर्म होता है, अल्टरनेट ऑप्शन होता है सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स का, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलील्स। जैसे देखिए कैपिटल टी आया फादर से, हाइट का जीन, और स्मॉल टी आया मदर से, मान लीजिए तो ये क्या है, ये दोनों हैं तो जीन्स, लेकिन ये दोनों में से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना। तो हाइट के दो फॉर्म, दो अल्टरनेट हो गए, ये भी है ये भी है, तो इनको अलग अलग क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे। ये क्या है, एलील्स है, ये हाइट के दो डिफरेंट एलील्स हैं। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिखी क्या हुई ये चीजें, एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है। देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, different forms of the same gene. For example, a gene which controls height in pea plant has two alternative form, ठीक है। जो हाइट को कंट्रोल करता है, ठीक, जीन, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। वन ऑफ द एलील्स कंट्रोल्स टॉलनेस while the other controls डॉफनेस, ठीक है। तो कभी भी जीन जो होता है एक कैरेक्टर के लिए, वो दो होते हैं, पेयर में होते हैं, उन्हीं पेयर को क्या बोला जाता है, वो पेयर है क्या, उन्हीं को बोला जाता है एलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया। तो डीएनए, जीन, एलील, ये चीजें हमने समझ ली। अब क्या है फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या है, फेनोटाइप वो कैरेक्टर्स हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो कैरेक्टर्स जो हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं, ठीक है, या कोई पर्सन है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसके हेयर का कलर कैसा है, आईज का कलर कैसा है ना, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म, है ना। कोई डॉग है ना, कोई अगर पेट है, कोई पेट डॉग है, तो उसको हम देख सकते हैं ना कि वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज, जो भी चीजें हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो कैरेक्टर्स होते हैं फेनोटाइप। और उसी डॉग के जीन्स कैसे हैं, जीन्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो तो हम उसके जीन्स को थोड़ी देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है उन्हीं को बोलते हैं जेनोटाइप, और जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं फेनोटाइप। दोनों समझ गए होंगे आपको, ठीक है। फेनोटाइप ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज डिटरमाइंड बाय बोथ जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो जो कैरेक्टर्स हैं जो ऑब्जर्व हो सकते हैं, है ना, उनको बोलते हैं फेनोटाइप। और सेट्स ऑफ जीन दैट आर ऑर्गेनिजम्स कैरी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे हम ही हैं, तो हमारे डीएनए के अंदर जो जीन्स का अरेंजमेंट कैसा है, कोई देख सकता है क्या, नहीं देख सकता ना, तो वही होगा जेनोटाइप, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, जब जाइगोट बनता है तो आधे सेट ऑफ जीन्स कहां से आते हैं, हाफ सेट ऑफ जीन्स आते हैं मेल से या फादर से, हाफ सेट ऑफ जीन्स आते हैं कहां से, फीमेल से। तो हर कैरेक्टर्स के लिए दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइट की मैंने बात की, मान लीजिए एक हाइट का एलील्स है कैपिटल टी और एक हाइट का एलील्स है स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी साइन है टॉल का, टॉलनेस का, और ये स्मॉल टी साइन है किसका, डॉफनेस का, छोटा। तो यहां पर जाइगोट में एक हाइट के लिए जो एलील्स हैं, जो जीन्स प्रेजेंट हैं, वो कैसे हैं, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। लेकिन कभी कभी जाइगोट जब बनता है तो मान लीजिए हाइट के लिए दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, मदर से भी टी आ गया, फादर से भी टी आ गया, मदर से भी टी आ गया, मदर से भी कैपिटल टी, फादर से भी कैपिटल टी आ गया। तो इस केस में
जो जाइगोट बना वहां पर सेम टाइप के एलील्स हैं, सेम टाइप के एलील्स हैं। जब सेम टाइप के एलील्स होते हैं जाइगोट में तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। अब जब डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक टॉलनेस का एक डॉफनेस का है, तो उसको बोलते हैं क्या, हेट्रोजाइगस। क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस। ठीक, समझ में आ गया, पढ़ भी लेते हैं। मीन्स दैट homozygous means that the organism has two copies of the same alleles for a gene। एक जीन के लिए ऑर्गेनिज्म के पास या तो ये है हाइट के लिए या तो ये है, दोनों सेम है, सेम एलील्स हैं, है ना, इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, तो ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। और यहां पर हेट्रोजाइगस मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन, एग्जांपल स्मॉल टी कैपिटल टी यहां पर। ठीक है, तो इस केस को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक, समझ में आ गया, आ गया, आगे चले, आगे आते हैं। अब देखिए क्या है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ये क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, सुना है कभी, सुना तो होगा ही, सुना तो होगा ही। तो अभी मैंने क्या बताया, मान लीजिए कि जब जाइगोट बना तो उसमें हाइट को जो एलील्स हैं वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है टॉल, और स्मॉल टी है क्या, ये है डॉफ कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, ये टॉल कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एक पेरेंट्स में से कैपिटल टी आया टॉल वाला कैरेक्टर, एक पेरेंट्स में से स्मॉल टी आया डॉफ वाला कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन ये सोचिए कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ऑफस्प्रिंग, क्या वो टॉल और डॉफ दोनों हो सकता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है ना, या तो वो टॉल होगा या तो वो डॉफ होगा, या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, है ना, दोनों तो नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से ये जब दो जीन्स आ गए दोनों पेरेंट्स में से, लेकिन इनमें से मान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, डिफरेंट जीन्स हैं, तो एक ही जीन तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या तो वो जो ऑफस्प्रिंग है, ऑर्गेनिज्म है, वो कैसा होगा, टॉल होगा या तो डॉफ होगा ना। तो इनमें से सिर्फ एक ही जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। जो कैरेक्टर, जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है बच्चे में या ऑफस्प्रिंग में, उसी को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और जो प्रेजेंट तो होता है जाइगोट के अंदर, प्रेजेंट तो होता है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। समझ में आ गया, आ गया, तो पढ़ भी लो एक बार। डोमिनेंट ट्रेट इज द वन दैट विल एक्सप्रेस फिनोटिपिकली इन द हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसी को बोलते हैं अ डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल टी। डोमिनेंट को कैपिटल टी या कैपिटल लेटर से दिखाते हैं हम डोमिनेंट को, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, और रिसेसिव ट्रेट्स क्या है, रिसेसिव ट्रेट इज द वन दैट विल ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगोट्स। होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अ रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल लेटर टी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब कंडीशन बनेगी कैसी, जब कंडीशन बनेगी इस टाइप की, दोनों जब एलील्स जो हैं वो क्या होंगे, स्मॉल टी होंगे, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। समझ में आ गया, तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं किस पे, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस पे। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको लोग बता देता हूं, मेंडल ने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। एक को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरे को बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस
को मोनोहाइब्रिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी की गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी की गई थी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। और आगे जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे वहां पर दो कैरेक्टर्स की स्टडी की गई थी उस क्रॉस में, इसीलिए उनको बोलते हैं क्या, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया, नाम का फंडा क्लियर है, नाम अलग अलग क्यों है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया मेंडल ने पी प्लांट्स लिए, ठीक है, दो पी प्लांट्स लिए, उन्होंने हाइट कैरेक्टर को यहां पर ऑब्जर्व किया, हाइट कैरेक्टर को स्टडी किया। तो दो प्लांट लिए पी के ही, मटर के ही दो प्लांट, एक जो टॉल था, और टॉल भी एकदम टॉल, प्योर टॉल, उसके जो जाइगोट के अंदर जो एलील्स हैं वो सब क्या थे, वो कैपिटल टी थे, है ना, होमोजाइगस या प्योर टॉल था, उसको प्योर टॉल, जब होमोजाइगस कंडीशन होती है उसको बोलते हैं प्योर। तो वो प्योर टॉल, एक प्लांट लिया जो था प्योर टॉल, और एक प्लांट लिया जो था प्योर ड्वार्फ या प्योर शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें मेंडल ने क्या किया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, और क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन हुई उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट क्या हुए, सारे प्लांट तो टॉल हो गए, सारे प्लांट तो टॉल हो गए। जब एक डॉफ और एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया गया तो पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन में, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट टॉल हो गए। तो उनको ये लगा कि भाई यहां पर जो टॉल वाला कैरेक्टर ही ट्रांसफर हो रहा है, टॉल वाला कैरेक्टर ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, डॉफ वाला कैरेक्टर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। पहले उन्होंने ये सोचा, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन या पहली जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया, पहली जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे उनको सेल्फ क्रॉस करा दिया आपस में, ठीक है, तो उससे दूसरी जनरेशन मिली जिसको F2 जनरेशन बोलते हैं। तो F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि टॉल प्लांट्स तो आ ही रहे हैं, टॉल प्लांट्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको डॉफ प्लांट भी मिला, शॉर्ट प्लांट भी मिला F2 जनरेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेंडल ने पहले सोचा था कि जो डॉफ कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, डॉफ कैरेक्टर ट्रांसफर तो हुआ लेकिन F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया उसने। तो यहां से, और F2 जनरेशन में उसने जो डॉफ कैरेक्टर्स है उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो यहां से उन्होंने ये टर्म दिया डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव कैरेक्टर का टर्म यहां से उन्होंने दिया। समझ में आ गया? पूरा एक्सपेरिमेंट जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर वगैरह क्या है पीछे, उसकी हेल्प से भी समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो क्या है यहां पर, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद कंसिडरिंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्यों? क्योंकि यहां पर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक। इट इज शोन इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में पता चला था, ठीक। तो क्या एक्सपेरिमेंट था, ही टूक प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ पी प्लांट। उन्होंने प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी वाला प्लांट और स्मॉल टी वाला डॉफ प्लांट लिया, और दोनों का क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और उन्होंने F1 जनरेशन उनको मिली, F1 जनरेशन मिली। यहां पर देखिए एक प्लांट लिया गया, ठीक है, जो टॉल था, उसके जीन्स भी था, क्या थे, कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल था। और यहां पर एक प्लांट लिया जो डॉफ था, और जो था उसका जीन्स कैसे थे, स्मॉल टी, ये भी प्योर डॉफ था, ठीक है। तो यहां से जब गैमीट बना तो एक ही कैरेक्टर, एक ही जीन आएगा गैमीट में, पेयर में तो रहते नहीं, ठीक है। यहां पर भी स्मॉल टी आया, और इससे जब फ्यूजन हुई, जब जाइगोट बना, तो उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्लांट कैसा हुआ, प्लांट हुआ टॉल, प्लांट हो गया टॉल, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक। In F1 generation, he obtained only tall plants. This shows that only one type of parental traits
ट्रांसफर इन ऑफस्प्रिंग नॉट मिक्सचर ऑफ द बोथ। तो यहां पर जब टॉल प्लांट हो गया तो इनको क्या लगा, इनको ये लगा कि सिर्फ एक ही टाइप का कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ठीक है, एक ही टाइप का कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है F1 जनरेशन में, ठीक है। लेकिन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर देन सेल्फ पॉलिनेटेड। जब F1 जनरेशन को दोबारा से पॉलिनेट कराया गया था, F2 जनरेशन मिली, और F2 जनरेशन में F2 जनरेशन या प्रोजनी में सारे प्लांट्स टॉल नहीं थे, 75% प्लांट टॉल थे और 25% प्लांट्स कैसे थे, डॉफ थे। 75% प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, लेकिन 25% डॉफ भी आए। तब उनको ये पता चला, क्या पता चला, दिस इंडिकेट दैट इन F1 प्रोजनी both tall and dwarf traits were inherited, tallness express itself। दोनों F1 प्रोजनी में दोनों कैरेक्टर्स ट्रांसफर तो हुए थे, लेकिन टॉलनेस ही अपने आप को एक्सप्रेस किया। it means tallness is dominant traits and dwarfness is a recessive traits। F2 progeny have 3:1 phenotypic ratio and 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या है भी मैं समझाऊंगा, ठीक। तो यहां पर आ जाते हैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए ये जो F1 जनरेशन हुई, F1 जनरेशन, यहां पर सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। लेकिन जब इन्हीं टॉल प्लांट को आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो देखिए यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दो टाइप के गैमीट बने, यहां पर भी दो टाइप का गैमीट बना। तो पहले ये दोनों से फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी होगा यहां पर, और ये कैपिटल टी यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी वाला गैमीट दोनों से फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो इस केस में जो कैपिटल टी है ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, क्योंकि यही वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, और जब स्मॉल टी आता है तो वो प्लांट कैसा हो जाता है, डॉफ हो जाता है। कैसा हो जाता है, डॉफ हो जाता है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन है कैसी, होमोजाइगस। अभी हमने क्या पढ़ा था, रिसेसिव कैरेक्टर्स होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर 4 प्लांट में से 3 प्लांट, ये तीनों प्लांट क्या है, ये टॉल है, और एक प्लांट कैसा है, डॉफ है, ठीक है। तो फिनोटाइप का रेशियो जो है, फिनोटाइप रेशियो वो क्या होगा, फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं, तो कैरेक्टर तो हमको यही दिख रहा है कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है ना, यही तो दिख रहा है। तो उसका जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 का रेशियो है, 3 टॉल है 1 शॉर्ट है, यह है फिनोटाइप रेशियो। लेकिन जीनोटाइप का रेशियो, उसके जीन्स कितने तरीके के हैं, है ना, जीनोटाइप का जो रेशियो है कि उसके जीन्स कितने टाइप के हैं, तो एक तो प्योर टॉल है, दूसरा हाइब्रिड टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं, एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है ना, और एक डॉफ है। तो एक प्योर टॉल के लिए आ जाएगा जीन्स, और कैपिटल टी वाला एक जीन है, ठीक है, और एक प्लांट है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 प्लांट्स हैं, और स्मॉल टी वाले एक प्लांट है। तो ये जीन्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनका रेशियो कैसा आया, 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप रेशियो कि वो दिख कैसा रहा है, तो 3 टॉल हैं 1 डॉफ है, तो 3:1 का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गया समझ में आ गया ना, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है ये प्लांट, ये जो मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, दोनों क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आ ही जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके आया हूं मैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही है। मतलब यहां पर हम वहां पर हाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे, यहां पर हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कलर को, फ्लावर्स के जो कलर हैं, ठीक है। कैपिटल पी पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और स्मॉल पी करता है वाइट को, ठीक है। तो पिंक फ्लावर वाले, प्योर पिंक फ्लावर वाले प्लांट को प्योर वाइट फ्लावर वाले प्लांट से जब हम क्या कराया, उन्होंने क्या कराया, या जब हम कराते हैं क्या, क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट पिंक फ्लावर वाले होते हैं, जैसे वहाँ सारे टॉल हुए थे, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो देखिए, एक तो हुआ प्योर पिंक, दो हो गए हाइब्रिड पिंक, और एक हो गया प्योर वाइट, ठीक है। यहां पर भी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, ठीक है। सेम ही एक्सपेरिमेंट था, बस दूसरे कैरेक्टर को लेके यहां पर हमने दिखाया था। समझ में आ गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। एक बार क्रॉस करके दिखा दूं मैं, चलिए करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक प्लांट लिया गया, कहाँ गया भाई, वाइट आ जा, ठीक है। एक प्लांट लिया गया प्योर टॉल, ठीक है, इस तरीके से इसका। एक प्लांट लिया गया प्योर डॉफ, ये इसके जीन्स है, ठीक है। यहां से जो गैमीट बना वो बना कैपिटल टी, यहां से जो गैमीट बना वो बना स्मॉल टी। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी जब फ्यूज हुए तो ये क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बना, और ये है F1 जनरेशन। क्या है, F1 जनरेशन। और ये होगी कैसी, ये है कैसी, ये है टॉल, और ये हाइब्रिड टॉल है। जब सेम टाइप के जीन्स होंगे दोनों, कैपिटल टी, ये है प्योर टॉल, ये है हाइब्रिड टॉल, ठीक है। अब दो प्लांट ऐसे ही, ये F1 जनरेशन के दो प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही दो प्लांट आपस में सेल्फ क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर कितने टाइप के बनेंगे गैमीट, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। यहां पर भी कितने टाइप के बनेंगे गैमीट, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, ठीक। तो जब कैपिटल टी से फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी कैपिटल टी से फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी जब फ्यूज होगा स्मॉल टी से तो बनेगा स्मॉल टी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों प्लांट्स तो कैसे होंगे, ये तीनों होंगे टॉल, लेकिन ये जो प्लांट है वो होगा डॉफ, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1, मतलब 3 प्लांट टॉल हो गए, 1 प्लांट ऑफ हो गया। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा क्या, ये होगा एक कैपिटल टी वाला, जीन्स का अरेंजमेंट दिख रहे हैं हम, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 है तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 2, और ये स्मॉल टी वाला 1 है तो इस 2, ये हो गया क्या, ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए ये क्या है, ये F2 जनरेशन है, क्या है F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। आगे चलते हैं, अब आ जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या आ जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ठीक। अब आप लोग बताइए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं, बता चुका हूं मैं, सोचिए बताइए, हाँ बता सकते हैं क्यों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया गया था, वहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया गया था, या तो हाइट या तो कोई भी कैरेक्टर लिया जा रहा था, एक ही कैरेक्टर की बात होगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, 2 कैरेक्टर को में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको एक दूसरे से कंबाइन होने में, एक दूसरे से फ्यूज होने में, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, स्टडी हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इस क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, एक पी प्लांट लिया,
एक पी प्लांट लिया जिसका जो उसका जो सीड है, पी प्लांट का जो सीड है वो कैसा था, राउंड ग्रीन था। कैसा था, राउंड ग्रीन। ठीक है, एक प्लांट लिया जिसका सीड कैसा है, राउंड ग्रीन, और दूसरा प्लांट लिया जिसका सीड कैसा है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो दो कैरेक्टर हो गए, एक तो कलर, सीड का कलर, और दूसरा सीड का शेप। दो कैरेक्टर यहां पर ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो एक प्लांट जिसका जो सीड है वो था राउंड ग्रीन, और एक प्लांट जिसका सीड था रिंकल्ड येलो, दोनों को क्रॉस करा दिया उन्होंने। ठीक है, क्रॉस करा दिया। तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिला वो सारे के सारे कैसे थे, जिनके पास राउंड और येलो सीड था। कैसा था, राउंड और येलो सीड था, राउंड और येलो सीड। तो इसका मतलब क्या हो गया, राउंड शेप और येलो कलर, ये क्या है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे हैं, वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। ये हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला उसको उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया। क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस जब कराया उन्होंने तो ऐसे इजीली वो नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने एक स्क्वायर का यूज किया जिसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। उसको उस स्क्वायर के जरिए उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस कराया, और वहां पर उन्होंने देखा कि 4 टाइप के प्लांट्स देखने को मिले। कौन से, 4 टाइप के प्लांट्स देखने को मिले। 4 टाइप के प्लांट्स कौन कौन से थे, ठीक है, एक तो था राउंड येलो, F2 जनरेशन की बात कर रहा हूं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये 4 टाइप के प्लांट्स थे जिनके पास ये सीड्स थे। ठीक है, पहला प्लांट्स कैसा, जिसके पास राउंड और येलो सीड्स हैं, जिससे दूसरा जिसके पास राउंड और ग्रीन सीड्स हैं, तीसरा रिंकल्ड येलो सीड वाले, और चौथा रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी एक्सपेरिमेंट में एक बार आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, आ जाता, आइए। मेंडल ऑल्सो कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जहां पर उन्होंने कंसीडर किया 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला गया। क्या बोला गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ही क्रॉस ब्रीड पी प्लांट्स बियरिंग राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन सीड। एक प्लांट उन्होंने कैसा लिया, जिसका सीड है कैसा, राउंड ग्रीन, और दूसरा प्लांट उन्होंने लिया जिसके सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड येलो। ठीक है, देखिए राउंड ग्रीन लिया और रिंकल्ड येलो लिया, ठीक, और उन्होंने क्रॉस कराया। इन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। तो F1 जनरेशन में उनको मिले राउंड और येलो सीड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो राउंड है और जो येलो कलर है, राउंड शेप है, वो कैसे हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। इट मीन्स राउंड एंड येलो ट्रेट्स ऑफ सीड्स आर डोमिनेंट while the wrinkled and green are recessive। तो रिसेसिव कौन कौन से हैं, रिंकल्ड और ग्रीन क्या है, रिसेसिव हैं, और राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, चलिए आगे। देन ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, और F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो उनको F2 जनरेशन के प्लांट मिले। ही ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। ठीक है, उनको F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप के सीड वाले प्लांट्स मिले। कौन कौन से, राउंड येलो 1, राउंड ग्रीन 2, रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 4। ठीक है, और ये जो प्लांट्स मिले इनका रेशियो था 9:3:1। 9:3:1 इनका रेशियो था। ठीक है, मतलब 9 प्लांट्स ऐसे मिले जो कैसे थे, राउंड येलो सीड वाले, 3 प्लांट्स ऐसे थे जो राउंड ग्रीन सीड वाले थे, 3 प्लांट्स ऐसे थे जो रिंकल्ड येलो सीड वाले थे, और 1 प्लांट ऐसा था
जो रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले थे, और ये रेशियो निकाला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट सिर्फ राउंड ये रिंकल्ड ग्रीन का एक ही प्लांट मिला, नहीं, ये रेशियो निकाला गया है ना। ठीक है, ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। इससे उन्होंने कंक्लूजन जो निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हैं। ट्रेड्स जो हैं इंडिपेंडेंट रूप से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, सारे ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और प्यूनेट स्क्वायर यूज टू फोरकास्टिंग जीनोटाइप इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने प्यूनेट स्क्वायर का यूज किया क्रॉस दिखाने के लिए F2 जनरेशन का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा, अब हम क्रॉस करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, फिर इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ठीक, डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्लांट लिया गया जो क्या है, जो है राउंड ग्रीन। क्या है, राउंड ग्रीन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं RRYY, ये इसके हो गए जीन्स। ठीक, ठीक है, ठीक। दूसरा प्लांट लिया गया कैसा, रिंकल्ड येलो। है ना, तो इसका हो गया RRYY, है, R है स्मॉल, Y है कैपिटल। ठीक है, R है स्मॉल, Y है कैपिटल। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पर जब क्रॉस कराया गया तो यहां पर जब क्रॉस कराया गया तो गैमीट जो बने वो कैसे बने, कैसे, RY और RY, दो टाइप के गैमीट बने, कैपिटल R स्मॉल I, है ना। और यहां पर भी गैमीट जो बने वो कैसे बने, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, हालांकि बने तो चार, जैसे क्या है RRYY, तो क्या करेगा, ये इससे एक बार करता है फ्यूज, तो क्या होगा कैपिटल R स्मॉल y, ये इससे फ्यूज करता है तो भी बनता है कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, और ये इससे फ्यूज करता है, ये इससे फ्यूज करता है, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, दोबारा कर देते हैं। ठीक है, ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, अब ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल y। ठीक, ये इसमें फ्यूज करेगा, ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, ये इसमें फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल y। देखिए चारों केसेस में सेम टाइप के ही गैमीट बन रहे हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन में एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे तो उसको हम एक से ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर जो गैमीट बना, सारे गैमीट कैसे बने, कैपिटल R स्मॉल y। यहां पर जो गैमीट बना, सारे गैमीट कैसे बने, स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, ठीक, इसको जब फ्यूज कराया गया, फ्यूज कराया गया तो क्या बना, कैपिटल R स्मॉल y एंड कैपिटल R स्मॉल y, सॉरी इसको ऐसे कर लेते, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, ये बना, ये कंडीशन बना। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कंडीशन बना, तो यहां पर जो प्लांट का सीड हुआ वो कैसा हुआ, वो हुआ राउंड येलो। जो प्लांट का सीड हुआ वो कैसा हुआ, राउंड येलो। ये कौन सी जनरेशन, ये F1 है, ये F1 जनरेशन है।
ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट बना उसका सीड कैसा है, राउंड येलो। इससे ये पता चल गया कि जो राउंड है, जो राउंड और येलो है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन को क्या किया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को यहां ले लेते हैं हम, कहां पर, यहां ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं। एक तो प्लांट हो जाएगा कैसा, दोनों सेम टाइप के होंगे, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सब क्या है, इनका क्रॉस कराया गया। ये है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जब यहां पर देखेंगे तो जो गैमीट बने वो कितने टाइप के बने, मैं यहां बना के दिखा देता हूं, आर आर वाई वाई। तो यहां पर जो गैमीट बना, ये पहले इससे फ्यूज करेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर ये इससे फ्यूज करेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर ये इससे फ्यूज करेगा, क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहां देखिए 4 टाइप का गैमीट बना। F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन को जब F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया गया तो 4 टाइप का गैमीट बना, है ना, 4 टाइप का गैमीट बना। तो यहां पर कितने, कौन कौन सा गैमीट बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस तरीके से 4 टाइप के बने। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे ही सेम यहां पर भी सेम ही प्लांट है, सेम ही टाइप के क्या बनेंगे, सेम ही टाइप के गैमेट बनेंगे। कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां 4 टाइप के गैमीट, यहां भी 4 टाइप के गैमीट। अब ये दोनों को क्या करना है, दोनों को क्या करना है, दोनों को कराना है क्या, दोनों को कराना है क्रॉस। तो 4 गैमीट, यहां पर भी 4 गैमीट, यहां पर भी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है मामला। इसीलिए मेंडल ने क्या किया, एक स्क्वायर का यूज किया, जिसको उन्होंने बोला क्या, जिसको उन्होंने बोला प्यूनेट स्क्वायर, जिसको उन्होंने क्या बोला, प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, बना दूं, एक स्क्वायर बना दूं। ठीक है, और बना देते हैं, एक स्क्वायर बन जा। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, 4 पार्टीशन करने हैं। नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर सही बना। चलिए, ठीक है, यहां पर हम रखेंगे क्या, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा। ये समझ गए होगे आप। ठीक है, थोड़ा यहां टाइम लगने वाला है। ठीक, तो यहां पर हम रखेंगे गैमेट, क्या रखेंगे, गैमेट। ठीक है, तो सबसे पहला गैमेट यहां पर रख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा
स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये रख दिया हमने चारों गैमेट, और ये वाले चारों गैमेट इधर रख देते हैं। क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, दूसरे कलर से लिख दें। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया, आ गया ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले में ये और ये फ्यूज करेंगे तो ये वाला स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जब ये और ये फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई बन रहा है। जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस कराना, इतने डिटेल में किस लिए बता रहा हूं, आपको समझ में आए, आपको याद हो। ठीक है, अब यहां पर इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। ठीक, यहां पर देखिए इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसको इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, समझ में आया कैसे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसको इससे करा देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसको इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे कराएंगे तो देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, बन गया बन गया बन गया। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर आप देखिए कौन सा कलर ले लें, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जहां पर कैपिटल आर दिख गया इसका मतलब राउंड होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दिख गया तो राउंड होगा। जहां पर कैपिटल वाई दिख गया तो मतलब ग्रीन होगा। ठीक है, जब कैपिटल स्मॉल वाई दिखेंगे, जब स्मॉल वाई दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रीन होगा। जब स्मॉल आर दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो रिंकल्ड होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए कैपिटल आर तो यहां पर मतलब ये जो इसके सीड्स हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे राउंड येलो। कैसे होंगे, राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो। यहां पर भी देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है ही है, तो क्या होगा, राउंड येलो। ठीक है, यहां पर भी कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, तो ये भी क्या होगा, राउंड येलो। ठीक है, यहां पर भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, स्मॉल है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल मिल गया तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा राउंड येलो। ठीक है, ठीक, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी है
तो मतलब क्या होगा, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो है राउंड, आर कैपिटल है तो ये होगा राउंड, और वाई, वाई स्मॉल में है तो ये होगा ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये कैसा हो गया, राउंड ग्रीन। कैसा हो गया, राउंड ग्रीन। दिख रहा है आप लोगों को, राउंड ग्रीन। ठीक है, यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा, और दोनों वाई स्मॉल है तो यहां पर हो जाएगा ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो होगा, क्या होगा, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, और यहां पर भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी होगा राउंड येलो। ठीक है, और यहां पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर आ गया तो ये हो जाएगा रिंकल्ड, दोनों स्मॉल आर हैं तो ये हो जाएगा रिंकल्ड, क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। और कैपिटल वाई है तो यहां पर येलो, रिंकल्ड येलो। ठीक है, स्मॉल आर दोनों हैं, यहां पर भी क्या है, स्मॉल आर हैं दोनों। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो। यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड, राउंड येलो होगा, राउंड येलो। ठीक है, यहां पर भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो होगा शेप राउंड, लेकिन कलर होगा कैसा, ग्रीन, कलर होगा कैसा, ग्रीन। यहां पर देखो स्मॉल आर दोनों हैं तो रिंकल्ड होगा, शेप कैसा होगा, रिंकल्ड होगा शेप, और कलर कैसा होगा, येलो होगा। और देखिए दोनों स्मॉल आर दोनों वाई स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस कंप्लीट। और इसमें जो मिला हमको, क्या मिला, 4 टाइप का प्लांट मिला। कौन कौन सा मिला, कौन कौन सा मिला, एक तो हमने देखा क्या, एक तो हमने देखा राउंड येलो, स्टार्टिंग में ही मिल गया था, राउंड येलो, राउंड येलो। राउंड येलो काउंट कर लेते कितने हैं, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, राउंड येलो कितने हैं, 9 है। ठीक है, ठीक। और फिर क्या मिला, राउंड ग्रीन। दूसरे टाइप के कौन से हैं, राउंड, राउंड ग्रीन, ये मिले 3। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। राउंड ग्रीन ये हो गया 1 2, एंड राउंड ग्रीन कहाँ है, राउंड ग्रीन कहाँ है, 3। ये तो राउंड ग्रीन कितने हो गए, राउंड ग्रीन हो गए 3। ठीक है, उसके बाद मिला क्या, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। थोड़ा छोटे छोटे हो गए, लेकिन जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है वो बोला है तो समझ में आ रहा होगा कैसे क्रॉस कराते हैं। ठीक है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कहां से स्टार्ट हुआ है, रिंकल्ड येलो 1, एक ये रहा, 2 और ये 3, रिंकल्ड येलो 3, तो ये भी 3 हो गए। ठीक है, और तीसरा क्या, चौथा क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, क्या है, रिंकल्ड, रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन। ये देखिए रिंकल्ड ग्रीन सबसे लास्ट वाला है, सिर्फ ये एक प्लांट मिला रिंकल्ड ग्रीन का, एक प्लांट मिला।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रॉस देखिए कंप्लीट हो गया। और जो प्लांट्स मिले, जो ये क्या है, ये क्या है, ये है ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा है, कैसा है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है, 9:3:3:3:1, ये है फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब प्लांट्स का अपीयरेंस, जो उनके सीड्स हैं वो कितने टाइप के हुए हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो, जीन्स देखिए बहुत तरीके के हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आता नहीं एग्जाम में, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। ठीक है, नहीं तो यहाँ से जीन का अरेंजमेंट कितने टाइप का है, उससे हम जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो जब हम F1 जनरेशन को, इसको, इस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या है ये, प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, जिस स्क्वायर में ये क्रॉस कराया गया F2 जनरेशन के लिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत डिटेल से बताया है मैंने, बहुत ही डिटेल से, तो समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्रॉस हुआ, क्रॉस हुआ है ना, देखिए राउंड येलो का रेशियो 9 है, राउंड ग्रीन का रेशियो 3 है, रिंकल्ड येलो का रेशियो 3 है, रिंकल्ड ग्रीन का रेशियो 1 है। टोटल में 16 प्लांट्स अगर आते हैं तो उनका रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा F2 जनरेशन। तो यहां से ये पता चला, यहां से कौन पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को क्या पता चला, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में पता चला। यहां पर पता चला कि जब क्या होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। देखिए किस तरीके से सेपरेट हुए, तो यहाँ पे उनको मिला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिल गया। और यहाँ पर देखिए जब क्रॉस हुआ इन दोनों में, तो सारे कैरेक्टर के साथ फ्यूज हुए, ये सबके साथ हुआ, ये सबके साथ हुआ, तो ये आ जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, यहाँ से लॉ मिल गया उनको। ठीक है, तो एक लॉ मिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, 2 लॉ मिल गया उनको डाईहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ मेंडल। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने लॉ बनाए, वो हैं 3। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इनको पता चला था क्या, इट सेज दैट अ जीन हैज 2 कंट्रास्टिंग एलील्स, वन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिजम्स। 2 कंट्रास्टिंग एलील्स होते हैं गैमीट के जाइगोट के अंदर, लेकिन एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये दोनों जो हैं वो मिले डाईहाइब्रिड क्रॉस से, ट्रेट्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो ट्रेट्स कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड लॉ हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ट्रेट्स कैन कंबाइन इंडिपेंडेंटली विद डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे हमने पीनेट स्क्वायर में देखा, सारे ट्रेट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स से कंबाइन हुए इंडिपेंडेंटली, है ना, कोई इस पर रोक टोक नहीं थी। तो ये वहां पर उन्होंने लॉ बना दिया। तो 3 लॉ ये मेंडल ने ऑब्जर्व करके ये बनाए, दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके मतलब भी पता होने चाहिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जब बच्चा मान लीजिए पैदा हो रहा है ना, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे डिसाइड होता है, तो वही है क्या, वही है सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। ठीक, तो पहले छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मैं आपको मेन चीजें जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जो सबसे पहले जो ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो उसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स। और वो डिसाइड करते हैं कि शरीर का कलर कैसा होगा, शेप कैसा होगा,
हाथ कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो 22 पेयर ऑफ कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है। और जो 23rd पेयर होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो 23rd पेयर होता है वही जो बेबी पैदा होने वाला उसका सेक्स डिटरमाइन करता है, उसीलिए उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स 23rd पेयर को, ठीक है। अब इसमें भी जो मेल में होता है, मेल में जो होता है वो होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब वहां पर होगा एक्स और वाई, ठीक है। बट फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन होती है, एक्स और एक्स, दो एक्स होते हैं, है ना, उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन मेल में एक्स और वाई दोनों होता है। तो जब मेल का एक्स वाला स्पर्म फीमेल के एक्स वाले एग से फ्यूज करता है तो एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बनता है और वहां पर गर्ल पैदा होती है। जब मेल का वाई वाला स्पर्म फ्यूज होगा एक्स वाले ओव्यूल से तो क्या होगा, ओवम से, तो वहां पर एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनता है और बॉय पैदा होता है। समझ में आ गया, मोटी मोटी चीजें, ठीक। एक बार यहां समझते हैं क्या है। इन ह्यूमन देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यही मैंने अभी आप लोगों को समझाया, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स, है ना। और ये कैरी करते हैं कौन से ट्रेड्स, बॉडी शेप, साइज, कलर, ये सारे इन सारे कैरेक्टर्स को ये कैरी करते हैं 22 पेयर्स। बट जो है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ये होता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। फीमेल हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स, परफेक्ट पेयर होता है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। मेल्स हैव डिफरेंट एलील्स इन सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, ठीक है। ये रहा। अब देखिए, ये देखिए फिगर के दौरान, ये मेल है, ये फीमेल है। यहां पर जो स्पर्म बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, एक के पास होता है क्या, एक के पास होता है एक्स क्रोमोसोम, एक के पास होता है वाई क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल के पास तो एक्स ही एक्स है। तो यहां पर जो एग्स बनेंगे सारे एग होंगे कैसे, एक्स वाले ही, सारे एग कैसे होंगे, सारे एग होंगे एक्स वाले, ठीक है। अब जब एक्स वाला स्पर्म एक्स से फ्यूज करता है तो एक्स एक्स कंडीशन बनती है, कॉम्बिनेशन बनता है, और यहां पर क्या होती है, लड़की पैदा होती है, ठीक है। लेकिन जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होता है एक्स से तो यहां पर बनता है एक्स वाई कॉम्बिनेशन, और यहां पर लड़का पैदा होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला, जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिटरमाइन करता है मेल, फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों एक्स एक्स है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। मेल से अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज होगा एक्स से तो लड़की होगी, और अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज होगा एक्स से तो लड़का होगा। तो लड़की होगी या लड़का होगा, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है मेल डिसाइड करता है, ठीक है। तो लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी मतलब गांव में जहां पर इतने अवेयरनेस नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पर अगर किसी औरत को 2-3 लड़कियां अगर पैदा हो जाती हैं तो सब बोलते हैं कि भाई इसमें इसी की गलती है, औरत की गलती है। उनको ये नहीं पता कि उसको औरत तो बेचारी कुछ कर भी नहीं रही है, जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, मेल से हो रहा है, मेल से डिसाइड हो रहा है कि लड़की पैदा हो या लड़का, ठीक है। समझ में आया, चलिए, ठीक। तो ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसमें आगे चीजें हैं। ऑल गैमीट्स फॉर्म्ड बाय द फीमेल्स आर सिमिलर एक्स एक्स व्हाइल द मेल प्रोड्यूस डिफरेंट गैमीट एक्स एंड वाई, सारी चीजें समझा दिया है। When male X gametes fuse with the female then it form the baby girl, जब मेल का X फीमेल के X से फ्यूज होता है तो बेबी गर्ल बनती है। When male Y gamete fuse with the female gamete then it will form baby boy, जब X Y का कॉम्बिनेशन बनता है। Therefore it is clear that the gender of child determined by males, ठीक है, ठीक, सेमी फिगर है, कुछ यहां समझने की बात है ही नहीं, ठीक है। एक टॉपिक और छोटा सा बचा है अपना, कौन सा बचा है, ब्लड ग्रुप का, ठीक है। सिलेबस में नहीं है,
सिलेबस में नहीं, लेकिन कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा बस, ठीक। इसमें क्या है इसमें क्या होता है, पहले ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप जो होता है वो कौन कौन सा सुना आपने सुना ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, है कि नहीं, सुना है ना। सी सुना है कभी, सी सुना है, नहीं सुना ना, तो सी नहीं होगा भाई, ठीक है। ए बी और एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी और एक होता है ओ, ठीक है। एक होता है क्या, ओ बहुत अतरंगी सा बन गया है, ठीक है, ठीक। अभी भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, कोई बात नहीं, ओ है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप 4 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं, थोड़ा वो समझ लेते हैं कि क्या होता है कि ये आरबीसी होता है, इस तरीके से होता है ना। आरबीसी का शेप कैसा होता है, कॉनकेव शेप होता है। कॉनकेव मतलब कॉनकेव शेप क्या होता है भाई, एक बॉल लो, बॉल उसको ऐसे दबा दो, दोनों तरफ से चिपटा हो जाएगा, दोनों तरफ से दब जाएगा, चिपटा हो जाएगा, तो वही जो शेप मिल रहा है ना, वही होता है कॉनकेव शेप, ठीक है। तो इस पे क्या होते हैं, इस पे होते हैं एंटीजन ए। इस पे मान लीजिए ये एंटीजन है, ये एंटीजन है क्या, एंटीजन ए, ये होता है, ये है एंटीजन ए होते हैं इस पे। और इस पे एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी होती है कौन सी, बी। एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी होती है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होता है, अरे एंटीबॉडी ही हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं, है ना, इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं कौन से, एंटीबॉडी। तो जिस पर्सन में अगर ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब उसके ब्लड में ए एंटीजन है और एंटीबॉडी है बी, ठीक। और बी ब्लड ग्रुप वाले पे, ठीक है, बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ये एंटीजन्स जो हैं वो एंटीजन्स कौन से होंगे, एंटीजन वो होगा बी, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी होगा कौन सा, ए, कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। और ए बी वाले पे एंटीजन होंगे कौन से, ए और बी दोनों होंगे, और एंटीबॉडी क्या होंगी, नहीं होंगी कोई भी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उस पे क्या होते हैं, सॉरी, यहां पर तो एंटीबॉडी हैं, सॉरी एंटीजेंस हैं, यहां पर एंटीजेंस ठीक है, यहां पर एंटीजेंस नहीं होंगे, ओ में क्या है, नो एंटीजेंस, और एंटीबॉडी होंगे कौन से, ए और बी दोनों होंगे, कौन से होंगे, ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। क्या है, ये ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप पे एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। बी ब्लड ग्रुप पर एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, ठीक। और यहां पर ओ ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजेंस नहीं होते, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक। लेकिन आपने ये सुना होगा कि ब्लड ग्रुप किसी का बी पॉजिटिव होता है
है ना, किसी का ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, सुना है ना, सुना है ना। ठीक है, तो ये कहां से आता है, ये आता है, एक है रीजस फैक्टर, रीजस फैक्टर जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं RH फैक्टर, RH फैक्टर, इसके क्या बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं। तो ये रीजस फैक्टर जो है वो जिस पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जिस पे एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। अगर ए ब्लड ग्रुप पे ये रीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और रीसस फैक्टर अगर एब्सेंट है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ए पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। जिसमें ये फैक्टर प्रेजेंट है, ये भी एक तरीके के एंटीजन है, ये जिस पे प्रेजेंट है उस पे आ जाएगा क्या, उस पे पॉजिटिव आ जाएगा साइन, जिस पे एब्सेंट है उसको नेगेटिव से दिखाते हैं कि भाई इस पे नहीं। ठीक है, इसको रीजस फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंटीजन है सबसे पहले फाइंड किया गया था एक मंकी पे, वो मंकी का क्या नाम था, वो मंकी का नाम था रीजस मंकी। क्या नाम था, रीजस मंकी। ठीक है, तो उसी के नाम पे ये इसको रख दिया गया रीजस फैक्टर, और RH फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, कौन से में क्या, कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। ठीक, ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। तो इसमें एक चीज और है, अब जो ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको, कौन से ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड नहीं दे सकता, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम अपने मेन मुद्दे पे चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप है बी, ब्लड ग्रुप है AB, एंड ब्लड ग्रुप है O। ठीक है, तो ये है रिसीवर, और यहां ले लेते हैं डोनर, यहां ले लेते हैं डोनर। ठीक है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसका, कहां से ब्लड रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है। किससे रिसीव कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उससे रिसीव कर सकता है, या जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उससे रिसीव कर सकता है। लेकिन किसको ब्लड दे सकता है, ये ब्लड दे सकता है ए वाले को ब्लड दे सकता है, और AB वाले को ब्लड दे सकता है, ए वाले को ब्लड दे सकता है और AB वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और बी वाला बी से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, बी वाले को दे सकता है और AB वाले को भी दे सकता है। AB वाला रिसीव कर सकता है किससे, AB वाला रिसीव कर सकता है AB वाले से, ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है और ओ से भी रिसीव कर सकता है। AB जो है सबसे रिसीव कर सकता है, सबसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, लेकिन डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट किसको कर सकता है, ये सिर्फ किसको डोनेट कर सकता है, AB वाले को कर सकता है, AB वाले को कर सकता है, ए वाले को कर सकता है और बी वाले को कर सकता है डोनेट। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ओ जो है, ठीक है, ओ जो है, ओ किसका रिसीव करेगा, ओ रिसीव करेगा, ये होता है, हाँ, ओ रिसीव करेगा सिर्फ किसका, AB वाले का, किसका, सॉरी, ओ रिसीव करेगा O वाले का। ठीक है, O वाले का, और रिसीव करेगा किसका, O वाले का। लेकिन डोनेट किसको करेगा, डोनेट करेगा ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, और AB को भी डोनेट कर सकता है, और O को भी डोनेट कर सकता है, AB को भी डोनेट कर सकता है, O को भी डोनेट कर सकता है। तो यहां पर आप लोग बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए, यहां इस टेबल को देख के आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं, बताइए अगर कुछ समझ पा रहे हैं तो। कुछ समझ पा रहे हैं? यहां पर देखिए, जो AB है, AB क्या है, वो चारों ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है,
चारों ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, लेकिन ये ओ वाला देखिए चारों को डोनेट कर सकता है, ओ वाला क्या कर सकता है, चारों को डोनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, चारों को डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया समझ में, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। ए बी यहाँ पर एक समस्या ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये डोनेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसको, ए बी को, सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकता है ए और बी को। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और ए और बी को डोनेट कर सकता है। ठीक, तो ये रहा कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसका रिसीव कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ओ को बोलते हैं क्योंकि वो सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर ए बी को बोलते हैं क्योंकि सबका ब्लड वो ले सकता है। ठीक, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या कि हम जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है, क्रॉस होता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप मिलके कौन सा ब्लड ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं, देखिए एलील्स होते हैं तीन टाइप के, एलील्स होते हैं तीन टाइप के, एक होता है आई ए, दूसरा है आई बी, तीसरा है आई ओ। ठीक है, इसमें ये जो दोनों एलील्स होते हैं ये होते हैं डोमिनेंट, क्या होते हैं, डोमिनेंट। ठीक, और ये जो होता है वो कैसा होता है, ये हो कैसा होता है, ये होता है रिसेसिव, ये कैसा होता है, रिसेसिव। ठीक है, भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे हाइट का कैरेक्टर है ना, हाइट के कैरेक्टर में दो एलील्स थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, थे कि नहीं, ये था डोमिनेंट, ये था रिसेसिव। ऐसे यहां पर भी है, यहां पर देखिए ये डोमिनेंट है और ये कैसा है, रिसेसिव है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर हम अब क्रॉस कराएं, अगर हम क्रॉस कराएं तो समझ लीजिए, जैसे अगर मैं क्रॉस कराऊं, एक मेल है, मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए है, और इसके पास जीन्स कौन कौन से हैं, ये है आई ए और आई ओ। ठीक है, और एक फीमेल है, क्या है, फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, और उसके बाद जीन्स कौन कौन से हैं, आई ए और आई ओ, सॉरी आई बी होगा यहाँ पर, आई बी और आई ओ। ठीक, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में जब मान लीजिए क्रॉस हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर कितने गैमीट बनेंगे, यहाँ पर दो टाइप के गैमीट बनेंगे, आई ए बनेगा और बनेगा आई ओ, आई ए और आई ओ। यहाँ पर भी कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, यहाँ पर भी दो टाइप के बनेंगे, आई बी बनेगा और बनेगा आई ओ। ठीक है, ठीक, तो अगर ये आई ए आई बी से जब फ्यूज होगा तो कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, आई ए बनेगा और बनेगा आई बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए बी, होगा ना, होगा कि नहीं। और जब ये इससे फ्यूज करेगा, किससे, इससे फ्यूज करेगा, तो कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए आई ओ और ब्लड ग्रुप कैसा होगा, होगा ओ, क्योंकि ये ओ जो है रिसेसिव है, ओ रिसेसिव है। यहाँ पर भी जब ये इससे फ्यूज करेगा तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, आई जीरो आई बी, आई जीरो आई बी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप होगा बी, लेकिन जब आई जीरो से फ्यूज होगा तो यहाँ पर कैसा बनेगा, आई जीरो, तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ब्लड ग्रुप बन जाएगा कैसा, ओ। ठीक है, दोनों रिसेसिव हैं तो ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कब बनेगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, ठीक, इस तरीके से तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए जब ये आई ए एलील आई बी से मिलता है तो ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, बनता है ए बी। कैसा बनता है, ए बी। अगर आई जीरो आई ए से मिलता है तो कैसा बनता है ब्लड ग्रुप, ए बनता है। ठीक है, आई जीरो ब्लड ग्रुप आई बी से मिलता है तो ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, बी बनता है। ठीक है, और जब आई जीरो से मिलता है तो ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, ओ बनता है। ठीक है, ये जीरो ओ भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, आई ओ ही बोलिए, आई ओ से मिलता है तो ओ ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, और जब आई ए बी ब्लड ग्रुप आई ए से मिलता है तो क्या बनता है, ये बन जाएगा, ए बी भी बन जाता है ब्लड ग्रुप और ए भी बनता है। ठीक है, आई ए बी जब आई बी से मिलता है तो क्या बनता है, ए बी भी बनता है और बी भी बन सकता है। ठीक है, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कितने कॉम्बिनेशंस हैं, 6 कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं है और, ठीक है, ए बी के साथ ए भी हो गया, बी भी हो गया, एक और बच गया है, ए बी के साथ जीरो मिला देते हैं। आई अगर ए बी है, आई कैसा है, आई ए बी है और आई जीरो है तो भी क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, जितने भी पॉसिबल थे वो सब मैंने बता दिए, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, सब कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप का जो था, ब्लड ग्रुप का अगर आ जाता है 1-2 क्वेश्चंस तो यहाँ पर दिए रहेंगे। ठीक है, उसके पास कौन कौन से एलील्स हैं, कौन कौन से जीन है, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ऑफस्प्रिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है क्या, ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ थैंक यू। क्यों, क्योंकि आपने इतने ध्यान से सुना और समझा, और अगर आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा और नोट्स बनाए हैं तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करिए, बस कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना, अच्छे से चीज़ें रिवाइज करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो अब मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, वन शॉट के साथ ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।